नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। कोरोना वायरस पूरी दुनिया भर में एक सामूहिक शोक का प्रतीक बन गया है। सिर्फ भारत या उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरी दुनिया भर के मुल्क एक सामूहिक शोक के शिकार हैं। ये ऐसी विपदा है जो किसी एक देश पर नहीं, किसी एक राज्य पर नहीं, किसी एक समुदाय पर नहीं, बल्कि ये वर्ल्ड वार II के बाद दुनिया पर आई सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ी विपदा है, जिसने पूरे समाज को दुनिया में हर तरह के रंग भेद, नस्ल भेद, जाति भेद सभी को अलग करते हुए सबको एक साथ इसमें अपनी गिरफ्त में लिया। और आज हालात ऐसे खराब हो चुके हैं, इतने विकराल हो चुके हैं कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सरकारों का जो रोल है वो आपके समक्ष खुद विद्यमान है। जो सरकारें 500 केसेस पर आपको डराती थी, आपसे ये कहा गया था कि 21 दिन के अंदर अगर आपने इसको नहीं ठीक किया तो हम न जाने कितने साल पीछे चले जाएंगे। आज हालात देखिए तो आज ये सरकारें ये जस्टिफाई करना चाहती हैं कि जो नंबर आप केसेस बढ़ रहे हैं इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैंने तब भी आपसे कहा था कि चिंता की बात है, मैंने कल भी आपसे कहा था कि चिंता की बात है, और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज फिर आपसे कह रहा हूँ, ये निहायत चिंता की बात है। कोरोना वायरस को मजाक का विषय समझना, कोरोना वायरस को लेकर अगंभीरता दिखाना भारतीय समाज को बहुत मुश्किल में डाल रहा है। हम न तो अमेरिका की तरह संपन्न राष्ट्र हैं, न यूरोप की तरह हमारे पास बेहतरीन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, न रूस की तरह हमारे पास टेक्नोलॉजी है, न चाइना की तरह हमारे पास परिस्थितियों से निपटने का, मुकाबला करने के तौर तरीके। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हम एक गरीब मुल्क हैं, हम एक विकासशील राष्ट्र हैं और हमारे पास संसाधन सीमित हैं। दुनिया भर के देश इस महाविपत्ति से लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। आज अमेरिका में 40 लाख मरीज हो चुके हैं, मरने वालों की संख्या 1.5 लाख पहुंच रही है। हालात वहाँ विकराल हो रहे हैं, वहाँ सेकेंड वेव आई हुई है। ब्राज़ील ने बाकी दिनों के मुकाबले खुद को ठीक करने की कोशिश की है और उन्हें सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन भारत में हालात खराब हो रहे हैं। अब यहाँ 40,000, 45,000 केसेस पर डे मिल रहे हैं। मरने वालों की संख्या 700, 600, 650, 700, ये इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। ये डरावने हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सामूहिक शोक का वक्त है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा शब्द है। सामूहिक शोक कोई सामान्य परिस्थिति नहीं होती बहनों भाइयों, असामान्य परिस्थिति होती है, असाधारण परिस्थिति होती है। आप कल्पना करिए कि हम दुनिया भर के सब विषयों पर बात करते हैं। हम घोटालों पे बात करते हैं, हम इनकाउंटर्स पे बात करते हैं, हम जुडिशियल सिस्टम पे बात करते हैं, हम पॉलिटिकल सिस्टम में बात करते हैं, हम हिंदू मुसलमान पर दिए गए स्टेटमेंट पे भी बात करते हैं, लेकिन हम कोरोना पे बात नहीं करना चाहते। मेरा आपसे निवेदन है, आप में से अधिकतर लोग टेलीविजन चैनल्स देखते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। एक दिन, केवल एक दिन दुनिया की सामूहिक शोक पर आप लोग 1 घंटा केवल कोरोना पर बात करिए, कोरोना के दुष्परिणामों पर बात करिए, कोरोना ने हमारे समाज का सोचने का तरीका कैसे बदला उस पर बात करिए, कोरोना ने जो मेंटल लोगों को इलनेस दी है उस पर बात करिए, कोरोना ने जो लोगों को डिप्रेशन दिया है उस पर बात करिए। ये वक्त बात करने का है, क्योंकि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, बातचीत से ही समाज जागरूक होगा, जो हम सबका दायित्व है। बहुत से लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि आपने हिंदू मुसलमान पर डिबेट नहीं की, आज शफीकुर रहमान बर्क ने ये कह दिया आपने इस पर डिबेट नहीं की। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, मेरे लिए देश प्रथम है, मेरे लिए मेरे देश के प्यारे नागरिक प्रथम है, मेरे लिए ये समाज प्रथम है, मेरे लिए आपकी जन स्वास्थ्य सुरक्षा प्रथम है। मैं आपको जागरूक करता रहूँगा, आपका मन नहीं है तब भी मैं आपको बताता रहूँगा कि कोरोना क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या है, आप इससे कैसे बचें। आप लाख मेरी आलोचना कर लें, लेकिन मैं आपको बताता रहूंगा कि कोरोना दुनिया के किस देश में क्या तबाही ला रहा है। मैं आपको ब्राजील की सामूहिक कब्रों की तस्वीर दिखाता रहूंगा। आप लाख ये कहते रहें कि ब्रजेश मिश्रा रात में 8 बजे आते हैं और हमें डराते हैं। हाँ, मैं आपको डराऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ब्राजील की सामूहिक खबरें, जिसमें 5,000 लोगों की कब्रें एक साथ बनाई गई और उसमें 5,000 ब्राजीलियन को जब दफनाया गया, मैंने उसको कहा यह दुनिया की सबसे खौफनाक तस्वीर है। सिर्फ किसी कब्रिस्तान की तस्वीर नहीं है, 5,000 इंसान जो असमय काल के शिकार हुए, उनकी तस्वीरें। जीवन बदल गया लोगों का। किसी के घर में कोरोना हुआ हो, किसी व्यक्ति को हुआ हो, मैं आपको सलाह दूंगा आप उससे बात करिए। आपके पास पड़ोस में, आपके शहर में आप 1 घंटा बात करिए सोशल मीडिया पर कोरोना के बारे में। 1 घंटा आप अगर सोशल मीडिया पे नहीं है, दोस्तों के बीच बात करिए।
और कभी उनसे भी बात करके देखिए जो इस त्रासदी से जूझ रहे हैं या जूझ कर निकले हैं। बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, पूरे अनुभव के साथ कह सकता हूं, 7 माह तक मैं लगातार कोरोना वायरस के बारे में पढ़ रहा हूं, आपको बता रहा हूं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपसे कह सकता हूं कि यह भयानक, खतरनाक, घातक और जानलेवा वायरस है। हमें इससे सतर्क रहना है। राजनेता, सरकारें आपका ध्यान बांटेंगी, लेकिन आपने कोरोना पर बने रहना है। सरकारों से सवाल पूछना है कि वो क्या कर रही हैं। हमें सावधान भी रहना है। हमें खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाना है, लेकिन सरकारों से भी सवाल करना है कि वो कोरोना पर क्या कर रही हैं। सिर्फ मीटिंग से काम नहीं चलेगा। सिर्फ आईएएस अफसर किसी व्यवस्था के समाधान का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। मैं मार्च में भी वही बात कहता था, अप्रैल में भी वही बात कह रहा हूँ और अब जुलाई में भी वही बात कर रहा हूँ कि सरकारों को डेटा पर काम करना चाहिए। कहाँ से क्या डेटा आ रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, कहाँ मृत्यु दर अधिक है, कहाँ संक्रमण तेजी से फैल रहा है, किन इलाकों में फैल रहा है, किस एज ग्रुप में फैल रहा है, किस प्रकार के लोगों में फैल रहा है, किन शहरों में फैल रहा है, पैटर्न क्या है, इसका अध्ययन करना चाहिए। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लीजिए, डॉक्टर से बात करिए, फिर एक पॉलिसी बनाइए। यह खतरनाक वायरस है जो लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है। बहुत से लोग कहते हैं 28,000 लोग मर गए। अरे आप कितने असंवेदनशील व्यक्ति हैं। आप कहते हैं 28,000 लोग मर गए। आपके लिए 28,000 एक आंकड़ा होगा, मेरे लिए 28,000 मेरे प्यारे देशवासी हैं। उनमें से किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी की पत्नी है, किसी का माँ है, किसी का दोस्त है, किसी का खास रिश्तेदार है। लोगों की ज़िंदगी बदल गई है, बर्बाद हो गए हैं लोग। और सिर्फ लोगों का जीवन ही क्या, प्री कोरोना, पोस्ट कोरोना भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब तक 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार होने की प्राथमिक खबर है जो प्राइवेट सेक्टर से आ रही है। तो कल्पना करिए कि कोरोना ने कैसे जीवन दे दिया है आपको। पोस्ट कोरोना दुनिया बदल गई है, भारत भी बदल गया है। तो मैं ये लंबी स्पीच न देते हुए आपको ये केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहनों भाइयों, हम एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं। इसको कतई अगंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकारें आपको कुछ भी समझाएं, राजनीतिक दल आपको कुछ भी ध्यान भटकाने की कोशिश करें, लेकिन आपने कोरोना पे बात करनी है। और प्रतिदिन कोशिश करिए कि 1 घंटे आप कोरोना पर चर्चा करेंगे। अपने घर पे चर्चा करिए, अपने दोस्तों के बीच चर्चा करिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा करिए, जहां बैठते हैं वहां चर्चा करिए, लेकिन कोरोना पर बात करिए। पहले ये बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ऑलराइट, मैं आपको बयान थोड़ी देर में सुनाऊंगा। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में मनोज मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं। एस.एम. अशरफ साहब पीएसपीएल से हैं। के पांडे जी कांग्रेस के लीडर हैं। डॉक्टर तुलिका चंद्रा केजीएमयू के ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की एचओडी हैं। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जनरल सेक्रेटरी हैं आईएमए दिल्ली के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब ने मेरी ये कोरोना को लेकर जो फालतू की बातें होती हैं सुनने में आप सबने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं और समझना भी चाहता हूं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी घातक और परेशान करने का विषय है। तो मनोज मिश्रा जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। कोरोना को लेकर ये समाज, ये सरकार उतनी संवेदनशील क्यों नहीं दिखाई दे रही है, उतनी सतर्क क्यों नहीं दिखाई दे रही है जितनी सतर्कता आपने मार्च, अप्रैल और मई में दिखाई थी? ब्रजेश जी, सतर्कता है और उतनी ही है, लेकिन जो समाज का अभ्यस्त हो गया है कोरोना से 3-4 महीने के दौरान, पूरा समाज अभ्यस्त हो गया। जैसा कि आपने जागरूकता की बात की कि चर्चा करिए, फेसबुक पर चर्चा करिए, व्हाट्सएप पे चर्चा करिए, सोशल मीडिया पे चर्चा करिए, दोस्तों से चर्चा करिए, तो ये वही बात हो गई कि लोगों को लगने लगा कि जिसे होना उसे होगा, जिसे नहीं होगा उसे नहीं होगा। ये एक सामान्य धारणा वो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आ गई। आप अगर मीडिया का भी देखें, हमने नेशनल मीडिया भी देखा, स्टेट मीडिया भी देख रहे हैं, तो आप ये देखें कि उनकी हेडलाइंस बदल गई। वो हेडलाइंस अब कोरोना पर ना केंद्रित होकर किन्हीं अन्य विषयों पर केंद्रित है। ये नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब। आप बदल इंटरनेशनल पैटर्न देखें, आप तो बहुत अत्यधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, उनका ध्यान नहीं भटका, हमारा ध्यान नहीं। हम भटका। इंडियन मीडिया देखिए ब्रजेश जी, मैं विदेशी मीडिया नहीं देख पाता हूँ, मैं केवल भारतीय मीडिया देखता हूँ। जो प्रमुख 5-6 चैनल स्टेट के हैं, प्रमुख 5-6 चैनल देश के हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ भारत के संदर्भ, प्रदेश के संदर्भ। तो ये व्यस्तता आ गई, पहली चीज। दूसरी चीज, लोगों को लगने लगा है कि 6 महीने तक इसी तरह जीवन काटना पड़ेगा और उसके बाद तब तक वैक्सीन डेवलप हो जाएगी और वैक्सीन से आगे के प्राण बच जाएंगे।
और तीसरी चीज ये है कि भारत में जो मरीज हो रहे हैं ज्यादातर रिकवर हो रहे हैं, लगभग 3% के आसपास मौतें हो रही हैं। तो ऐसे कई रोग हैं जिनमें मृत्यु दर 3% से ज्यादा है, कई रोग हैं, और जो प्रिवेल कर रहे हैं जिनकी वैक्सीन नहीं बनी है। तो ये भी एक तीसरी बात है। डॉक्टर साहब देखिए, और आप चौथी बिल्कुल बात ठीक ये कह है, रहे हैं, 3% है, 4% है। मैं कहता हूँ एक भी मौत है तो किसी के फैमिली के नहीं व्यक्ति की देखिए, मौत है, देखिए कोई आंकड़ा ऐसा नहीं है काल वो। नहीं हुआ, राम राज्य में भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मौत ना हुई हो, कोई कारण ना हुआ हो। इसको सहजता से स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं की सहजता से तारीख नहीं में स्वीकार कर सकता, आई एम सॉरी, 12 लाख केसेस हो गए डॉक्टर साहब। नहीं, 12 लाख केसेस होने थे। आप बताइए, कोई तरीका है क्या आजीवन लॉकडाउन किया जा सकता है? तो जैसे आपने तब सोचिए क्यों नहीं, लॉकडाउन कर दिया था क्या जब 500 केस नहीं, था? नहीं वो शुरुआत में था। उस समय देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, एक भी वेंटिलेटर नहीं बनता था, कोई मास्क नहीं बनता था, कोई सैनिटाइजर नहीं बनता था। इस दौरान जब लॉकडाउन रहा तो भारत तैयार हुआ कोरोना का सामने करने के लिए। उसने कोविड बेड बनाए, उसने पीपीई किट बनाई, उसने मास्क बनाए, वेंटिलेटर उपलब्ध कराए। तो इस जो जो जिस दौरान ये बंद रहा, नहीं, पर आप लॉकडाउन तो रहा, कह रहे उस थे कि दौरान हमने भारत ने लॉकडाउन 1 तैयारी 2 की। 3 करके कोरोना की चेन तोड़ दी। ये 12 लाख केस कैसे आ गए फिर? नहीं देखिए, जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके बाद लोगों की सामूहिकता बढ़ी, लोगों का इंटरेक्शन बढ़ा और ये केस बढ़ने लगे। तो क्यों अब बढ़ा इसमें ना? दो विकल्प आ रहे हैं देखिए, कि आपका एक तो काम क्या ये था, कि फिर सरकारों का लॉकडाउन काम क्या लगा होना दिया जाए। चाहिए? मैं अपने अनुभव से सुनिए आपको दूसरे देशों को बताऊं, सरकार का काम जी था पब्लिक मूवमेंट को रोकना। पब्लिक मूवमेंट जी रोकने का मतलब संक्रमण को फैलने से रोकना। इलाज तो जी डॉक्टर कर ही रहे हैं, आप जी वो जी रोकने में नाकाम रहे। नहीं देखिए ब्रजेश जी, ये एकदम स्ट्रेट रिजल्ट निकाल लेना उचित नहीं है। आप ये देखिए कि पूरी दुनिया ने लॉकडाउन खोला, चाहे भारत हो चाहे दुनिया का कोई देश हो, लॉकडाउन खोला, सबने खोला, क्योंकि जीवन और आजीविका के बीच संघर्ष चल रहा था कि एक तरफ जीवन है, एक तरफ आजीविका है, और दोनों के बीच तादाद बिठाना बहुत जरूरी है। अभी भी सिनेमा हॉल नहीं खुले, अभी भी जिम नहीं खुले, और भी कई चीजें अभी नहीं खुली हैं, स्कूल जी, कॉलेजेस नहीं खुले हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है जितनी संभव है, और जितना प्राइवेट सेक्टर है वो ऑनलाइन जॉब कर रहा है। तो जो भी विकल्प संभव विकल्प है जी। उनको ओके, समाज मैं ने भी के पांडे अपनाया, जी की तरफ रुख प्राइवेट करना सेक्टर ने चाहता भी हूँ। अपनाया और सरकार ने भी अपनाया। ऑल राइट, ओके। भाई के पांडे जी, स्वागत है आपका। और डिबेट का पहला राउंड है। मैं आप सबसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी बात कहें, एक दूसरे में टोका टाकी ना करें, ताकि एक गंभीर मसला और हम सब इसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा पाएं। तो भाई पांडे जी, 12 लाख होने के बाद भी मनोज जी बहुत ज़्यादा इसको लेकर कोई गंभीर बात नहीं मानते। अब मनोज जी की गंभीरता से पहले यह सरकार खुद गंभीर नहीं है। आज किसी भी मुद्दे पे सरकार कहीं भी किसी भी मुद्दे पर कोरोना जैसे जो अभी आप कह रहे थे, कोरोना पे बात ही नहीं हो रही है। गोरखपुर के बेड फुल, गोरखपुर जो हमारे मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वहाँ की स्थिति, बनारस जो हमारे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है वहाँ एम्बुलेंस में मरीज मर जा रहा है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आपका चैनल मार्च से लेके अब तक लगातार कोरोना पे चर्चा कर रहा है, नेशनल और नहीं, रीजनल। उस पर भी मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैं डराता हूँ। नहीं, लेकिन आपका ही चैनल मैं कम से डराऊंगा। कम आपका चैनल ब्रजेश जी सजग कर रहा है लोगों को, और लोग इस बात को डर के भी कह रहे हैं। कम से कम रात को 8 से 9 वो बताते हैं कि यहाँ देश में और प्रदेश में क्या स्थिति कोरोना की है। आज स्थिति ये हो गई है कि जिस समय हमारे प्रदेश में कोरोना के लिए सरकार बड़ी गंभीरता दिखा रही थी भाषणबाजी से, उस समय भी मेरा चैलेंज है मनोज जी से, यह पता करके बता देंगे कि किसी भी राशन की दुकान पे जो इतने लाखों लाख लोग दूसरे प्रांतों से उत्तर प्रदेश में आए और वहां आने के बावजूद भी जो राशन उनको मुहैया कराया गया था, एक भी ग्राम राशन बढ़ाया नहीं गया। उसी राशन में आप उनको मुझे बांटा बताइए गया। कि ये सरकार की विफलता मानी जाए अथवा ना मानी जाए, ये संक्रमण 12 लाख पहुंचा तो? सरकार देखिए, लॉकडाउन जहां जहां खत्म हुआ सारे देशों में, सारे रिकॉर्ड आपके पास है, आप खुद अपनी चर्चा में इसका जिक्र कर रहे हैं। अब वहां कहीं न कहीं घटा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थितियां घटी हैं। हमारे यहाँ लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम बढ़े हैं। जब हम 1000 में थे तब तो 2 महीना हम लॉकडाउन में थे। आज जब हम लाख में 12 लाख में पहुंच गए हैं, मृत्यु का भी दर जिस तरह से कमोबेश बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में आज हमारी स्थिति यह है कि हम जो है लॉकडाउन खोलने के बाद जो स्थिति है कि हम और ज्यादा हम अब घबरा ही नहीं रहे हैं। जनता में जैसे लग रहा है कि अब इसका कोई असर ही नहीं रह गया। ऑलराइट, अनिल दुबे जी। भाई दुबे जी, आप तो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ हालात में कोई सुधार दिख नहीं रहा है मुझे। लखनऊ में प्रतिदिन 250, 300, 400 केसेस मिल रहे हैं। हालात क्या है लखनऊ कानपुर में? आप बेहतर जानते हैं कि बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं लोगों को।
होम आइसोलेशन पॉलिसी सरकार को लानी पड़ी है, उसके बावजूद हम इसको कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाए? हमारी चूक कहां पे हुई? देखिए ब्रजेश जी, जब इनको थोड़ी छूट देनी चाहिए थी तब तो ये लॉकडाउन में रहे, जब मरीज कम रहे तब ये लॉकडाउन में रहे। अब जब मरीजों की संख्या बढ़ी है तो ये अनलॉक में है। अब इनकी स्थिति यह है कि ना इनके पास अस्पतालों में जगह है, ना एम्बुलेंस है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अस्पतालों का निरीक्षण करा लिया जाए, विशेषज्ञों से निरीक्षण करा लिया जाए, उसके बाद पता चलेगा कि सरकार की क्या स्थिति है। आपने गाल तो खूब बजाया, आपने भाषण खूब दिए कि हमने 1 लाख रुपए यहाँ ताल और थाल भी बहुत बजाया, गाल भी बजाया, और ताल और थाल भी बजाया। तो आप अब आप होम आइसोलेशन की बात पे आ गए ना। अब आप, इसका मतलब आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप जो है भगवान के भरोसे लोगों को छोड़ना चाहते हैं। तो स्थितियां ये है, आपने टीम 11 बना रखी है, विशेषज्ञों की टीम 11 होती ना, विशेषज्ञ बताते कि क्या होना चाहिए। अब जो टीम 11 बता रही है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, वो उसके विशेषज्ञ तो नहीं है। कोरोना के लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आप कोरोना पर जिस तरह से लगातार आपने लोगों को, समाज को जागरूक करने का काम किया, इस तरह की जागरूकता फैलाने की मैं करता रहूंगा। मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, ये मेरा देश है, हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, और मुझे समाज की चिंता है, मुझे आपकी और अपनी चिंता है। मैं ब्रजेश जी आपको मुझे सबकी चिंता है। मैं अगर ये देश रहेगा तो चैनल रहेगा, चैनल रहेगा, हम रहेंगे ना, तो देश रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल रहेगा। कितने ब्रजेश मिश्रा आएंगे और जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश रहना चाहिए। मनोज जी बैठे हुए हैं। आज किसानों का 13,400 करोड़ रुपया ब्याज के साथ मिलाकर के 20,000 करोड़ रुपया बाकी है। आप विश्वविद्यालयों आ जाऊंगा मैं, किसानों पर भी किसी दिन चर्चा बुलाऊंगा। और अंतिम वर्ष के एसएम अशरफ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं, हाँ, एक सेकंड भाई, कि कोरोना काल में विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं कराने की बात हो रही है। दुबे जी ठीक है, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा तो आप ये विश्वविद्यालयों वाली चर्चा जरूर करिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एसएम अशरफ मेरे साथ मौजूद हैं। ये इनके साथ एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, मैं इनका पहले परिचय करा दूं फिर बताता हूँ। ये गए थे कैरेबियन कंट्रीज घूमने, लौटते वक्त ये लंदन जब पहुंचे तो जहाज में बैठने जा रहे थे तो इनको एयर होस्टेस ने उतार दिया जहाज से। इनसे पूछा क्यों उतार रहे हो मुझे, तो भारत जाना है। तो उसने कहा आपके देश ने हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, भारत अब कोई जहाज लैंड नहीं कर सकता। ये बेचारे 3 महीना लंदन में फंसे रहे, बामुश्किल किसी तरह जुगाड़ लगा के जब एयर इंडिया का मिशन वंदे शुरू हुई तो ये बनारस लैंड किए, वहाँ 14 दिन क्वारंटाइन रहे, किसी तरह छूट के आए। तो मैंने बुलाया कि भाई जरा अपने अनुभव बताओ, आप कैसे हो अशरफ साहब? जी सर, बस बहुत बहुत दुआ आपकी और ऊपर ये पूरा अनुभव कैसा रहा आपका? अब वो अनुभव सर, और एक बात बताओ, ये लंदन में कैसी व्यवस्था है, इंडिया में कैसा है? आ रहा हूँ सर, आज मैं उसी बात पे पाऊंगा जो कि बाकी बातें जो है हमारे दुबे जी ने भी कह दी, पांडे जी ने की, बहुत ज्यादा मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ आईना दिखलाना चाहता हूँ अपने मिश्रा जी को। आप बात करते हैं कि हमारा जो है 2.4 का रेशियो है। अगर आप लंदन से मैं इसकी शुरुआत करता हूं तो 1,35,00,000 उन्होंने टेस्ट किया, उनके यहाँ टोटल केसेस है 3 लाख, यानी 2 पॉइंट कुछ। हमारे यहाँ 147 में हमारे यहाँ जो 12 लाख केसेस है, मतलब कि 9%। तो आप अंदाजा करें कि अगर 9% और 10, आज के डेट में 10% चल रहा है वो रेशियो जो टेस्टिंग हो रही है, तो सवाल ये कि अगर 10% लोग संक्रमित हैं तो अंदाजा कर सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी में हमारा क्या असर होने वाला है। 5 करोड़ टेस्ट किया है यूएस ने, 5 करोड़ में उनके यहाँ 40 लाख की फिगर बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन टेस्ट हुए हैं 5 करोड़। तो आप अंदाजा करें कि वो 5 करोड़ कर रहा है। भारत के लोग जानना चाहेंगे तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि भारत ने 1.5 करोड़ टेस्ट, मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैं आ रहा हूं सर उस पर। 33 करोड़ की आबादी में वो कंट्री कर रहा है 5 करोड़। यूके की आबादी कुल जो है 7 करोड़ है, वो कर रहा है 1,35,00,000, मतलब 16%। यूएस कर रहा है 20%, हम मुश्किल 1.1% हम पहुंचे हैं। तो आप अंदाजा कराएं, जब टेस्ट का रेशियो हमारा इतना खराब है, इसका मतलब 100 में 10 लोग कोरोना लिए घूम रहे हैं, जो किसी भी टाइम किसी को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। टेस्टिंग 4 महीना हो गया, आज तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। मिसाल हम देंगे, क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने जिस टाइम ये गरीबों को राशन की बात की थी तो क्या मिसाल दिया था उन्होंने कहा यूएस का 4 गुना, यूके का 15 गुना, यूरोपियन यूनियन का 2 गुना ये रिलीफ हम दे रहे हैं। अरे साहब, कम से कम डेटा ही देना है तो इस पे भी दीजिए कि यूके कितना जो है टेस्टिंग कर रहा है, यूएस कितनी टेस्टिंग कर रहा है। आप बार बार इस बात को कहते हैं 2.4%, पूरी दुनिया का रेशियो जो है 4% के आसपास डेथ का है। 6 लाख तो डेथ हुई है, क्यों ये बात कहते हैं 2.4? सवाल इसका नहीं। आज अभी भी लेटेस्ट बता रहा हूं 22,000 केसेस हो चुके हैं, 690 डेथ अब तक रिपोर्ट हो चुकी है सर।
हो सकता है रात के 11 बजे तक 1000 का आंकड़ा हो जाए। तो सवाल है, आप डरा नहीं रहे, आप तो वो बातें कर रहे हैं कि जागरूक लोग कैसे होंगे। सरकार ने कान में तेल डाल रखा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग अच्छा, मरेंगे लंदन में 2 या महीने जिएंगे। फंसे रहे आप, जी वहां सर। का समाज कैसा है, वो कैसे भाई, रिएक्ट समाज कर तो रहा सर था? देखिए कि आपने देखा होगा कितनी भयावह स्थिति थी अप्रैल के अंदर उनकी। मार्च अप्रैल में डेली 1000, 1200, 1500 लोग मर रहे थे। आज कंट्रोल करते करते टोटल केसेस भी 3 लाख हैं, 1.5 करोड़ वो टेस्ट कर चुके हैं और उनके यहां रेशियो हो गया 100, 200, 500 का। तो सवाल है, समाज को उन्होंने बिल्कुल बंदिशें नहीं लगाई, लेकिन इतनी बंदिशें जरूर थी कि पुलिस को एम्पावर किया कि आपसे पूछ सके कि आप क्यों निकल रहे हो बाहर। आज आपने क्या किया, शराब की दुकानें खोल दी, आपने क्या किया, तमाम अपने सेकंड टैक्सेस राउंड के लिए वसूलने कुछ के लिए बचा सबको डबल लीजिए, कर अपन दिया। आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर तुलिका चंद्रा का रुख करते हैं। डॉक्टर चंद्रा, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये अचानक से जब मैंने देखा इस बीच पिछले 15-20 दिनों का ट्रेंड, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में, तो मैंने ये पाया कि पहले 300, 400, 500, 600 केसेस मिलते थे, पर इन दिनों लास्ट 15 दिन का अगर आप आंकड़ा उत्तर प्रदेश का उठा के देखें तो 1600 से लेके आज 2300, यानी अधिकतम 2300 केसेस आए हैं। अचानक से उत्तर प्रदेश में केसेस कैसे बढ़े? ये सोसाइटी के भीतर थे, हमने टेस्ट करना शुरू किया, या ये नए संक्रमित लोग हैं? देखिए, जो प्रतीत होता है कि टेस्टिंग तो बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लेकिन साथ साथ जो लॉकडाउन खुला है उसमें लोगों का जो भय हट गया है। आप देखिए, हर जगह वो घूम रहे हैं बिना किसी मास्क से, बिना किसी प्रोटेक्शन से, और शायद उनके अंदर से डर बिल्कुल हट गया है। और जो संक्रमण है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोग रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं कि हम संक्रमित हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमने देखा जिनको कोई संक्रमण, कोई लक्षण ही नहीं थे। अगर वो लक्षण नहीं थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो संक्रमण नहीं फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अंदर एक स्थिति बैठ गई है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें कुछ होगा तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन का वो पीरियड निकल गया है और हम अब आराम से रह सकते हैं। जब ये फीलिंग आ गई है तो उसकी वजह से संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और डिटेक्ट भी हो रहा है, जो पहले नहीं हो पाता था। पर आप ये भी महसूस कर रही होंगी कि जितनी तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है, नए मरीज मिल रहे हैं, हमारे पास उतना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आने वाले समय में अगर हमने कुछ कठोरता से कुछ एक्शन नहीं लिए, कोई पॉलिसी नहीं बनाई, तो ये आने वाले वक्त में ये परेशानी और बढ़ सकती है। जी, ये बिल्कुल बात सही है कि हमारे पास जो मेडिकल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। वो इतने ज़्यादा नहीं है कि हम इतने सारी पॉपुलेशन को देख पाएँ। तो कहीं ना कहीं हमें अगर आगे बढ़ जाएगा तो जैसे वही हालत हो जाएगा जो कभी इटली में हुआ था कि लोग सड़क पे ट्रीटमेंट ले रहे थे, वो हालत ना हो। इसलिए अभी से सजग होना बहुत ज़रूरी है। जिसको ज़रूरत है उसको रिसोर्सेज मिलें और जिसको ज़रूरत नहीं है उसको ना मिलें। और डॉक्टर नरेंद्र सैनी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत ही काबिल और योग्य चिकित्सक हैं, और कोविड-19 टाइम में इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, और दिल्ली में इन्होंने बहुत क्रांतिकारी काम किया। मैं इनका बड़ा अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और बहुत आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर सैनी, उत्तर प्रदेश जैसे बहुत ही सर्वाधिक आबादी वाले राज्य को भी आपकी सलाहों की ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थितियाँ दिनों दिन कठिन होती जा रही हैं, नंबर ऑफ न्यू केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं। 1300 के आसपास उत्तर प्रदेश के लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे यहाँ कानपुर और लखनऊ में बेड नहीं मिल रहे हैं अस्पतालों में, हालात यहाँ बिगड़ रहे हैं। आप दिल्ली के अनुभव से क्या बांटना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को? एक तो आपने बहुत अच्छा कहा कि आप मेरे सुझाव चाहते हैं। शायद ये हमारा सुझाव सिर्फ आप लोगों तक ही पहुंचता है, पॉलिटिशियंस और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं तो वो अपने आप से चलते हैं। जी, अभी मैंने कुछ लोगों को कहते, पॉलिटिशियन, आप में बीजेपी के कुछ वक्ता थे, उन्होंने कहा कि हमारे बेड्स बढ़े हैं, हमने वहां पर सुविधाएं दी हैं, लेकिन क्या हमारी सुविधाएं जितनी हिसाब से पेशेंट बढ़े उस हिसाब से हुई है कि नहीं हुई? किसी ने हवाला दिया कि हमारे यहाँ 3%, 2% तो किसी में भी बीमारी में हो सकते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये सोचा कि कितने केसेस होते हैं? क्या 3% जब हम बात करते हैं तो हम केसेस की बात करते हैं 1000-1200 केसेस की, यहां हम बात कर रहे हैं 14 लाख केसेस की। वहां आप सोचिए कि 3% कितने ज्यादा हो जाते हैं। और दूसरा ये हम सोचें कि यदि हमने टेस्ट ही नहीं किए तो वो जो मौत जो हो रही है, डेथ्स हो रही है, वो किसी के आंकड़े में नहीं आ रही, वो सिर्फ ऐसे जा रहा है कि वो किसी और बीमारी से मर गए, लेकिन एक्चुअली में वो सब कोरोना की डेथ्स हो रही हैं क्योंकि हमारे वहां डिटेक्शन ही नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी, यदि हमारे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस भाई इस बात को बताएं, तो सबसे पहला जो दिल्ली में हमने किया,
टेस्टिंग की बढ़ाया। यदि आप उसको कारपेट में डाल देंगे, उसको देखेंगे नहीं, तो आपकी टेस्टिंग नहीं होगी। आप हमेशा सोचते रहेंगे ये बीमारी तो किसी और वजह से हो रहा है, ये मौतें किसी और वजह से हो रही हैं। लेकिन हम इन मौतों को रोक सकते हैं यदि हम समय रहते हुए इनको टेस्ट कर लें। और दूसरा, हम बेड्स, यदि अब हमारे पास सुविधाएं, जो हमने लॉकडाउन करना था तब हमने बेड नहीं बनाए, लेकिन हम कम से कम होम आइसोलेशन की फैसिलिटीज को बढ़ाएं, लोगों को जागरूक करें। जो दिल्ली में हमने क्या किया जी, जो होम आइसोलेशन में गए हमने उनको पल्स ऑक्सीमीटर दिए, कि क्योंकि यही एक सबसे बड़ी चीज होती है जिसमें पेशेंट की मौत होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे वो उसकी डिटेरियोरेशन की जो पहला साइन होता है कि उसकी ऑक्सीजन परसेंटेज कम होने लगती है। तो लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर दिए ताकि वो घरों में अपना पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी जांचें, और यदि उनको प्रॉब्लम हो तो वो जाएं। तो हमें इन चीजों को संभालना होगा। और तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। यदि हम जो सोच रहे हैं तो प्लीज इंप्लीमेंट करिए। किसी ने हमें बोला, पॉलिटिशियन भाई ने, कि हमने वेंटिलेटर बढ़ा लिए। क्या आपने उतने वेंटिलेटर बढ़ाए हैं जितनी जरूरत है? आपने कहा कि हमारे पास डॉक्टर सैनी, मेरा एक सवाल है आपसे। ये कोई जो बढ़ाना भी नहीं होगा इंटरनेशनल जब तक पैटर्न हम है अपनी कोविड-19 स्थिति को के, नहीं समझेंगे आप ये कैसे बताएं हो रहे हैं। कि हम दूसरे देशों की पूछिए। गलती से सीखना क्यों नहीं चाहते हैं? जो गलतियां दूसरे देशों ने की, वही उसी गलती की तरफ हम भी बढ़ रहे हैं, और यही कारण है कि आंकड़े आप भयावह हो रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह का ट्रेंड मुझे देखने को मिल रहा है, अगस्त खत्म होते होते भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के ही आसपास खड़ा दिखेगा आपको। देखिए, हम अभी भी देखिए 21 लाख, हमारे पास 11 लाख केसेस हो चुके हैं, लगभग 12 लाख हो चुके हैं। और ये वो तब है जब हम सिर्फ 1% हम जांचें कर रहे हैं। मोमेंट हम यूएसए की तरह जांचें करना शुरू कर दें, जिन्होंने 10% लोगों की जांच कर रहे हैं या 15% लोगों की जांच कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम 20% यूएसए से जांच तो कर आगे चुके बढ़ हैं, चुके हैं। 20% के आसपास कर चुके हैं। तो अभी तो हम टेस्टिंग लिमिटेड है, इसलिए हमारे करेक्ट। तो वही हम बोल रहे हैं कि अभी तो हम केसेस तो हमारे ज्यादा ही हैं। हमें सीखना होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है बीरेन कि जी भी हमारे साथ आ गए हैं लोगों डिबेट की यहाँ कदर में। नहीं बीरेन है। जी, यहाँ हमारे ये पॉलिटिकल भाई और कोरोना bureaucrats वायरस सब का कुछ- जो इशू है ना, ये मैंने डिबेट के प्रारंभ में भी ये बात कही, ये एक सामूहिक शोक का वक्त है। सोचिए कितने ऐसे लोग हैं पांडे जी, जिन्होंने अपने परिजनों की, अपने प्रियजनों की का अंतिम वक्त में चेहरा ही नहीं देखा, क्योंकि बॉडी पैक करके मिलती है ना, बॉडी पूरी पैक रहती है, और कई बार तो आपको अंतिम संस्कार की इजाज़त भी नहीं होती है। मतलब वो हॉस्पिटल गए, फिर उनका चेहरा ही नहीं दिखा, उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु की सूचनाएं दी गई। तो आप कल्पना करें कि उन लोगों का शोक का स्तर क्या होगा, किस प्रकार का डिप्रेशन होगा, क्या मेंटल इलनेस होगी। और ये किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है। हम इसका एहसास इसलिए नहीं करते हैं ना, क्योंकि हम लोग उससे गुजरे नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। जो गुजरे हैं उनसे जरा बात करके देखें आप, जीवन ही बदल गया है लोगों का, सोचने का नजरिया ही बदल गया है, लोगों की परिवार तबाह हो गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सतर्कता और सावधानी की जरूरत है। बीरेन जी, क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश में भाई? देखिए, आज देश में 648 लोग मरे हैं और उत्तर प्रदेश में 34 लोग मरे हैं। और आज पहली बार ऐसा है जब उत्तर प्रदेश में 2300 मरीज पाए गए हैं एक दिन में। अभी तक 2200 तक था, आज सबसे ज़्यादा 2300 हैं। संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है और ये हर आदमी बात जानता है। लखनऊ में करीब 2861 मरीज आज की तारीख में हैं। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है जी। अब ब्रजेश जी, बात आती है 55,000 करीब मरीज उत्तर प्रदेश में हैं इस समय, जिसमें से एक्टिव मरीज ज़्यादा नहीं है, 22,000 हैं, 35-33,000 ठीक हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना ने हमारे समाज की अर्थव्यवस्था को ख़त्म किया है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा, जीने के कौन कौन से नए तरीके ढूंढने होंगे रोज़गार के, ये सब चीज़ें लोगों को अब परेशान करने लगी हैं। बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, परिवार को कैसे चलाना है, शहर में किराए के मकान में रह रहे हैं, किराया कैसे देना है, बैंक की EMI कैसे भरनी है, तमाम सारे इश्यूज़ हैं जिन पर अब लोगों को बहुत गंभीर रूप से चिंता हो रही है। अब सरकार इस पर सोचे, लेकिन
मैं ये मानता हूँ और इस देश की जनता भी, ब्रजेश जी, आबादी इतनी है कि जिस दिन ये कोरोना खत्म हुआ उस दिन ये पैदल चलने का सारा दर्द भूल जाएंगे, दिल्ली मुंबई में जो कष्ट उठाया सारा भूल जाए, फिर वापस चले जाएंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये वही दिल्ली बम्बई गुजरात में नजर आएंगे। क्योंकि हमारे पास गाँव में उतने संसाधन नहीं हैं, पैदाइश ज़्यादा है, रोजगार नहीं है, तो कहाँ से खिलाएंगे वो सबको? मोबाइल, घड़ी, गाड़ी, टीवी, फ्रिज, एसी, कार, कहाँ से सब मिलेगा? जी, तो जो प्रैक्टिकल बात है वो तो बनी रहेगी ना, वो कहीं भागी थोड़ी जा रही है। अब हमारे यहाँ समस्या ये ब्रजेश जी कि धर्म के नाम की अफीम है। एक हमारे आईएएस मित्र हैं, उन्होंने लिख के भेजा है, क्या? गूंगा और बहरा, गूंगा मतलब जो बोल ना पाओ, बहरा जो सुन ना पाओ, तो उस पर ये उन्होंने लिखा है कि इस शहर का अंदाज अजब देखा है यारों, और गूंगा से कहा जाता है कि बहरों को पुकारो। है जो बोल नहीं पाता उससे कहा जाता है बुलाओ, और जो सुन नहीं पाता उससे कहा जाता है उसको पर अच्छी बात यह है कि एक आईएएस ने इतनी संवेदनशीलता दिखाई, मेरे लिए ये अचरज का विषय है। नहीं, बहुत सारे आईएएस अधिकारी हैं, रिटायर हो चुके हैं ना, जब अच्छा, सेवा में तब थे तब ठीक। नहीं, तब वही कहाँ पांडे हिम्मत- जी काफी देर से विचलित थे ये हाँ, सुन के, तो नहीं, मैं तब उनको हिम्मत- क्लैरिफिकेशन दिया। तब हिम्मत नहीं जुटा पाए। आज आपने एक सवाल किया था शुरुआत में जी, कि भाई जब पहला लॉकडाउन आपने किया तो क्या कोरोना पर इतना गंभीर हल्ला मचा था? अब आपने सब, तो बीजेपी की ओर से कहा गया साहब कि तब हम लोग, हमारा देश तैयार नहीं था, वेंटिलेटर नहीं थे तब। जब चाइना में कोरोना आया तो क्या भारत को जानकारी नहीं थी? जब ब्रिटेन में कोरोना फैला तब क्या भारत को जानकारी नहीं थी? जब अमेरिका में कोरोना फैला तब क्या भारत को जानकारी नहीं थी? जब राष्ट्रपति ट्रंप आए तब भी क्या भारत को कोरोना की जानकारी नहीं थी? ये जब आपने थाली ताली बजवाई तो किस देश के अनुसरण करते हुए बजवाई? अच्छा, वो भी याद होगा कि बलरामपुर में एक बीजेपी की महिला नेता ने रिवाल्वर निकाल के कोरोना पर फायर कर दिया था। ब्रजेश जी, ये कहा जाता है कि अभिमान, अहंकार, घमंड और शराब, इनका चरित्र एक जैसा है। ये पीने वाले के छोड़कर बाकी सबको पता चल जाता है कि इसको चढ़ चुकी है। ठीक है। वाह भाई वीरेन जी, मैं तो डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, वीरेन जी का एक लेक्चर कराओ अपने कॉलेज में। भाई ये सच में बता रहे हैं कि लोग मोटिवेट हो जाएंगे। देखिए, मैं तो बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ, लोग जब समझ जाएं, देश की जनता समझती है और वो अपने हिसाब से इस पर रिएक्ट करती है। जिसके पास दौलत है, जिसके पास सत्ता की ताकत है, वो ये समझ लें कि ये भरोसा ज्यादा लंबा नहीं होता है। क्योंकि जब कोई बड़ी बीमारी और गरीबी आती है जी, तो ना दौलत बचती है और ना सेहत। तो ये अहंकार के लिए और इस पर कोई घमंड करने की जरूरत नहीं है। इस देश के एक एक आदमी की जान को बचाना है, इसके लिए हर दांव खेलना है, हर तरह से काम करना है, सबको मन लगा के करना है। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। वाह। तो आज हमको जी, ये कोशिश करना है कि हर गलत बात का विरोध करेंगे और हर सही काम का साथ देंगे। और ये इस देश को, देखिए ब्रजेश जी, बर्फ से एक बार किसी ने पूछा था कि तुम बर्फ हो, इतनी कड़ी हो, इतनी ठंडी हो, तुम्हें इसका घमंड नहीं होता है? तो बर्फ का जवाब था कि जिसका अतीत भी पानी हो और जिसका भविष्य भी पानी हो, उसको घमंड करने की क्या जरूरत है? वाह। आज वीरेन जी परफेक्ट दार्शनिक हैं। पर ये तो- बताओ, ये सैयद मकसूद अशरफ जी गए क्यों थे? कैरेबियन कंट्री नहीं जाना था ना, गलत टाइम पर गए। अरे ये सैयद मकसूद की छावछवी अशरफ की चौचवी अच्छा, ये अम्बेडकर भी यार नगर, मुझे नहीं पता था। ओके। अम्बेडकर नगर। ये भाई घूमते रहते हैं देश विदेश, और इस देश में सबको घूमने की आजादी है, पर्यटन से ज्ञान हम मिलता है। लेकिन ये फंसे बहुत बुरे थे, लौट आए शिवपाल जी की कृपा से। ठीक है जी, कंप्लीट करें। जी जी ब्रजेश जी, 4 लाइन कहूंगा। साहित्य में आज कुछ अच्छी चीजें हैं। जी, जो बड़ा आदमी है उसका पेट नहीं भरता, जो छोटा आदमी है थोड़े में संतुष्ट हो जाता है। अब इसको समझना होगा
कि राजनीति क्या चाहती है और समाज का जो हमारा आम आदमी है वो क्या सोचता है। कुछ परिंदों को तो बस 2-4 दाने चाहिए और कुछ को लेकिन आसमानों के खजाने चाहिए। और दोस्तों का क्या है, वो तो यूं भी मिल जाते हैं मुफ्त, और रोज सच बोलकर एक दुश्मन कमाना चाहिए। और तुम हकीकत को लिए बैठे हो तो बैठे रहो, और ये जमाना है इसे हर दिन एक नया फंसाना चाहिए। वाह, एक नया मामला चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहनों भाइयों, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाह रहे हैं। ब्रेक के फौरन उस पार कोरोना को लेकर इस महापरिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको डराएंगे नहीं, आपको लेकिन बताएंगे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें आपको बताएंगे एक्सपर्ट्स के जरिए। बस एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। कोरोना वायरस के चलते स्पेन में तकरीबन 29,000 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें से अधिकांश लोग अपने प्रियजनों का, अपने परिजनों का चेहरा तक अंतिम वक्त पे नहीं देख पाए, उनको दफना भी नहीं पाए, उनकी कब्र में फूल चढ़ाने भी नहीं जा पाए थे। स्पेन की सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई और एक राजकीय शोक का आयोजन किया गया, जिसको मैंने कहा सामूहिक शोक। पूरे देश भर में एक शोक का दिवस मनाया गया और उस दिन उन 29,000 लोगों के लिए प्रार्थनाएं की गई। उन 29,000 लोगों के परिजन जुटे। ये काम पिछले गुरुवार को हुआ और पूरे देश भर से सभी उनके राज्यों के प्रमुख, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ की सरकारें, वहाँ के स्थानीय नागरिक सब इकट्ठा हुए और एक पूरा दिन उन्होंने शोक मनाया। उसको कहा गया सामूहिक शोक। ये उन 29,000 लोगों के लिए था जो असमय काल के गाल में चले गए। असमय कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिजन अंतिम वक्त में उनका चेहरा भी नहीं देख पाए। तो कल्पना करिए कि दुनिया भर ने किस प्रकार की त्रासदी झेली है। अमेरिका जो अपने एक नागरिक के मरने पे दुनिया के दूसरे मुल्कों पर हमला कर देता है, या सिर्फ आशंका के आधार पर ही उसने इराक जैसे देश को तबाह बर्बाद कर डाला, आशंका के आधार पे कि वहाँ केमिकल वेपन्स हो सकते हैं। उस अमेरिका में 1.5 लाख अमेरिकी मारे जा चुके हैं अब तक। प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा की मृत्यु हो रही है और अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है। वे सर्वाधिक विकसित राष्ट्र है, सर्वाधिक पावरफुल राष्ट्र है, सबसे ज़्यादा पैसे वाला राष्ट्र है, दुनिया का सबसे संपन्न देश है। पूरी दुनिया अमेरिका के इशारे पर चलती है। एक ध्रुवीय व्यवस्था है इस वक्त दुनिया में, जो अमेरिका चाहता है दुनिया में वही होता है। वो नहीं झेल पा रहा है कोरोना वायरस को, तो हम आप कहाँ ठहरते हैं? ये कड़वी सच्चाई है। हमें समझना होगा कि इस वायरस से कैसे लड़ना है, तो हमें इसके तरीके ईजाद करना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है और उसका जवाब मैं आज तक नहीं खोज पाया कि जहाँ से इस वायरस की उत्पत्ति हुई, चाइना, उन्होंने इस वायरस पर कैसे काबू पा लिया और भारत क्यों नहीं पा रहा है? मनोज मिश्रा जी से मेरा यही सवाल है। ब्रजेश जी, आपने पिछली डिबेट में भी कोरोना पर बात करी थी जब मैं आया था। आपने एक राय दी थी, ये कहा था कि अगर होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन की सरकार अनुमति दे दे तो बेहतर रहेगा। और आप देखिए सरकार कितनी संवेदनशील है कि आपकी राय का सम्मान किया और वो अनुमति दे दी योगी सरकार ने। तो ये तो आप मानते हैं कि आपकी बात प्रदेश के हर प्लेटफॉर्म पर सुनी जाती है। सरकार मैंने सार्वजनिक अभिनंदन किया सरकार का और बधाई भी दी। आपने कहा था और सार्वजनिक अभिनंदन भी किया, मैंने ट्वीट भी किया, खबरें भी चलाई और सरकार के इस फैसले को का मैंने स्वागत किया, सराहना की। जी, मैं उसी चीज की याद दिला रहा हूँ। दूसरी बात, जब आज की डिबेट शुरू हुई तो आपने गंभीर डिबेट शुरू करी थी, लेकिन हमारे राजनीतिक मित्र कांग्रेस के आरएलडी के मुशर्रफ साहब जो भी नाम उनका, उन लोगों ने पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बात बोल दीजिए। जबकि अगर आप पहला एपिसोड देखें तो मैंने एक बात भी राजनीतिक तौर पे नहीं कही, जो हकीकत थी वो व्यक्त करी। अगर मैं कहता कि योगी सरकार ने ये किया, मोदी सरकार ने ये किया, और जब आपने ये प्रश्न पूछा आरएलडी के अनिल दुबे जी से कि क्या ऐसा है, तो हमें ये एक ताज्जुब होता है कि उत्तर प्रदेश का और देश का विपक्ष अगर इतना ही संवेदनशील होता
तो ये कभी पुलवामा के अटैक पर शक नहीं करते, ये कभी एयर स्ट्राइक को शक की नजर से नहीं देखते, ये कभी सर्जिकल स्ट्राइक को शक की नजर से नहीं देखते। अब ये आप जो घुमा देश रहे हैं, की अब आप मिश्रा जी घुमा प्रवासी रहे हैं। मजदूर आए उनको अब आप पॉलिटिकल, अब इतना महत्वपूर्ण एक सेकंड, पांडे जी लेट हिम कंप्लीट, मैं आऊंगा। केवल देखते हैं। भाई दुबे जी शांत हो जाओ, मनोज जी को बोलने दो, मैं आप सबको टाइम दूंगा। कहां से आया एक आरडीएक्स आज सेकंड, तक आप पांडे खोज नहीं पाए। जी, पांडे जी शांत हो सरकार का ध्यान जाओ। डाइवर्ट कोरोना पर करने के डिबेट है ना, लिए। आरडीएक्स ये पे सर, नहीं है। आपने ये किया, आपने डिबेट को डाइवर्ट किया। आप डिबेट मुझे को बताइए मैंने मनोज डाइवर्ट जी, नहीं किया। मनोज जी आप चाहे एक तो बड़ा वीडियो स्ट्रेट उठा के फॉरवर्ड देख लें। क्वेश्चन है, पहली बार हमको जब कोरोना हमने से बोला था भटकना तो नहीं उसकी है। आइडियल बातें मेरा करी आपसे थी, सवाल है कि जो समाज की काम अपेक्षा चाइना थी। ने आसानी से कर लिया, भारत या उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर पा रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि चाइना एक क्लोज्ड कंट्री है, उसकी सूचनाएं वही बाहर आती है जो सिन्हुआ एजेंसी के द्वारा दी जाती है। कोई एजेंसी ऐसी दुनिया की नहीं है जो चाइना की एक रिपोर्ट भी बाहर लाके दिखाती है, चाहे वो अमेरिका की एजेंसी हो, चाहे ब्रिटेन की एजेंसी हो, चाहे भारत की एजेंसी हो। उसकी खबरों पर विश्वास करने लायक नहीं है, कोई विश्वसनीय खबर नहीं है उसकी, पहली चीज। दूसरी चीज, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करिए, अमेरिका की बात करिए, ब्रिटेन की बात करिए, जर्मनी की बात करिए, जितने लोकतांत्रिक देश है उनकी बात करिए। तीसरी चीज ब्रजेश जी, तीसरी चीज ये है कि भारत की विशालता क्या है। अभी ये कांग्रेस के मित्र नाराज हो जाएंगे, अन्य लोग नाराज हो जाएंगे कि 70 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने दिया, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि 70 साल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता। एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी जिस दिन अरे कोरोना का आपदा में पहला केस अवसर रिपोर्ट तलाश हुआ। रहे हो भाई, सारे ये जो हमारे आपने 70 केवल साल के कार्य है 4 उसको तो महीने बेच में रहे हो। हमने तैयार किया है। आज तो हमने सारे PPE प्राइवेट किट का सेक्टर हाथ एक्सपोर्ट उठा 4 दिए महीने थे, किया। गवर्नमेंट हमने सेक्टर ही जुलाई काम के आया, वेंटिलेटर कहीं 4 कोई महीने मूर्ति पहुंचाए। काम आई। हमने ट्रूनेट आज मशीनें काम कौन सा 4 आया? महीने काम केवल पहुंचाई। वही अस्पताल हमने- आया पांडे जी जो आपके पास आता हूं, लेकिन पांडे जी, मनमोहन सिंह तक पांडे करवाए जी, गए थे। आप तारीफ बस नहीं कुछ करेंगे। सेकंड में आता हूं आपके पास। हॉस्पिटल है बड़े, की भूमिका नहीं जिसमें निभाएंगे। 8 आप हॉस्पिटल है राजनीति जो हमारे करेंगे द्वारा हर विषय बनवाए पर। गए हैं। एक आपको नाम लगातार मनोहर लोहिया, राजनीति करनी मुलायम है। सिंह यादव आप जी की कोई देन बात है। पॉजिटिव करना 8 ही नहीं अस्पताल चाहते। 9 अस्पतालों तो में हमारे देश की द्वारा जनता ये बनाए जानती गए, है और आप हमारे कि हम 70 लोग- साल के हम कार्यों लोग को बेच काम रहे कर हो। रहे हैं और आप काम आपदा में में लगे डाल व्यक्ति मजबूर होता है, प्रियंका भारतीय जी ने जनता 1000 पार्टी की आपदा में लिस्ट की अवसर थी, तलाश 1000 रही है बसों की। उसमें और शायद देश टेम्पो को की बेचने का लिस्ट थी, काम कर रहे हैं, उसमें बैंक भी स्कूटर की बेचने की लिस्ट तैयारी हो थी, रही उसमें है। मोटरसाइकिल की लिस्ट अरे थी, भैया, जब उसमें आपके बहुत सी गाड़ियां प्रधानमंत्री मौके पर मुख्यमंत्री थी, केवल अपरिपक्व पर्ची पूरी लिस्ट थी। तरह से है, तो उनको आप कुछ सरकार आपको का बताने ध्यान का बटाना काम चाहते करिए। हैं और कुछ नहीं करना चाहते। नहीं, नहीं, उनके आप पास टीम सरकार 11 है का पांडे ध्यान जी, ऐसी बात नहीं है। समस्या को हैंडल करने के बजाय सरकार का ध्यान हटाना चाहते। आप एक बात बताइए, आप ब्रजेश जी दायरे के साथ बताइए। अरे लड़ना है केंद्र की कोरोना भाजपा से, सरकार लड़ना है चाइना और से। उत्तर आप प्रदेश तो में लड़ योगी रहे हो सरकार है। कांग्रेस से, 6 साल आप से तो लड़ मोदी रहे जी हो की सरकार। है जब और यहाँ 3 साल नमस्ते से ट्रंप योगी जी क्या की हो रहा था, सरकार है। नमस्ते ये कोरोना इन्होंने था। एक बार कोरोना भी को तारीफ ले करी आने किसी का काम- सबसे बड़ा श्रेय किसी इस काम देश की के एक बार भी प्रधानमंत्री को तारीफ जाता अगर है, केंद्र की करी हो, किसी जिन्होंने काम की ट्रंप एक को बार भी बुलाया। वो तारीफ नमस्ते इन्होंने ट्रंप नहीं, अगर अरे नमस्ते 70 कोरोना साल में अटल जी की भी मध्य सरकार प्रदेश है। की सरकार आप गिरवाते हो, और सरकार प्रश्न के भाग बनाते जाते हो। हैं। आज एक सेकंड, राजस्थान में पांडे हमारा जी, काम कर रहे हैं, पांडे तो जी, हमको पांडे डिस्टर्ब जी, करने में पांडे जी, लगे हो सब्र, आप। सब्र, इसके अलावा सब्र। कुछ नहीं आप तो करते। कोरोना आप से पूरे देश सकारात्मक को खुद विपक्ष की फंसा भूमिका रहे हो लेंगे कोरोना बातें। में। ओके 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 मनोज जी, ओके भाई एक बात बताइए कि मनोज जी ने जो प्रश्न किया, ये कह रहे हैं कि साहब आपने 70 साल में क्या किया, हमें तो 6 ही साल हुए हैं। पांडे जी, हाँ जी जी, 70 साल में पर हमने 70 साल में वाजपेयी जी भी तो रहे हैं, नहीं, हाँ, चौधरी अच्छा, चरण वो सिंह लोग- भी तो रहे हैं। वाजपेयी जी से इनका कोई लेना देना नहीं है, वाजपेयी जी के लोटा से इनका लेना देना था, जिसको देश भर में ही घुमाए। वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को गिरवी रख सकती है। बड़े चैनल पे बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, भारतीय यार, जनता क्या बात कर रहे हैं पार्टी पांडे का जी? नेता देश तो आपने इनके बेचा है। मुख्यमंत्री और पांडे जी, प्रधानमंत्री आपने कहते देश हैं बेचा है। आपदा में आपने अवसर चीन से चंदा तलाशो। लिया है। आपने हमारे चीन से बुजुर्गों ने चंदा लिया कहा है कि आपका रिकॉर्ड आपदा है, में चीन से हमेशा चंदा व्यक्ति लिया आपने। मजबूर होता आपने है, जब देश का चीन और से यह युद्ध की आपदा में स्थिति अवसर दबाते, तलाश रहे चीन से हैं, चंदा रेलवे लिया, बेच शर्म रहे नहीं हैं, आती। अनिल दुबे, फार्म बेच रहे हैं, आप दोनों लोग कृपया शांत हो जाए, मैं निवेदन करूंगा, शांत हो जाए, शांत हो जाए। सारी चीजें डिबेट आपदा डिबेट में को डिले ना बेचने करें, का कृपया काम ना कर करें। रहे हैं। अनुरोध अनुरोध आज अनुरोध लखनऊ शहर की बात अनुरोध करता अनुरोध हूं। अनुरोध आपने अनुरोध बड़े हॉस्पिटल अनुरोध अनुरोध जिसमें अनुरोध आज कांग्रेस के बनवाए हुए हैं, डाउन। आज प्राइवेट ओके सेक्टर हाथ। ओके ऑलराइट। अनिल दुबे जी, आपसे समझना चाहता हूं कि जो काम चाइना ने बड़ी आसानी से कर दिया, भारत या उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर पा रहा? 2 महीने के अंदर उन्होंने कोविड पे कंट्रोल करके दुनिया को दिखा दिया। डॉक्टर मनोज मिश्रा का अपना कथन एक तथ्य हो सकता है कि एक क्लोज्ड कंट्री है चाइना, हम मानते हैं, लेकिन अगर वहां कोरोना वायरस बड़ी तादाद में फैला होता तो कहीं से तो सूचना आती, कुछ तो पता चलता। मिश्रा जी, ब्रजेश जी, एक चीज कहूंगा केवल 1 सेकंड के लिए। ब्रजेश
जी, आज तक जैसे चैनल ने ये चलाया था कि वहां पर 1.5 करोड़ मोबाइल एकदम कोरोना काल के दौरान डीएक्टिवेट हो गए थे,
ये मैंने खुद देखा था प्रोग्राम। नहीं देख और आप चलाया मीडिया होगा, के मैं द्वारा किसी किया और गया। चैनल पर क्या टिप्पणी करूं? करिए। ओके दुबे जी, गो अहेड। आप कहीं से भाई कम चाइना ने कर लिया, भारत क्यों नहीं कर पाया? दुबे जी जी देखिए ब्रजेश जी, आप ये सरकार का दायित्व है कि वो विशेषज्ञों से राय ले। हम किन लोगों से राय ले रहे हैं, सवाल इस बात का है। सरकार की जरूरत इस बात की होती है कि किन लोगों से राय ले। मनोज जी प्लीज कॉपरेट। मनोज जी जब प्लीज कॉपरेट। उनकी टीम है। मनोज जी जब आप बहुत आप सिंसियर लोगों सेंसिबल पर्सन आप हैं। विशेषज्ञों से आपको बात बीच में नहीं ऐसे कर रहे टकराई हो, नहीं करनी चाहिए। आप विशेषज्ञों से बात नहीं कर रहे हो, आप अपने प्रदेश के आप अपने प्रदेश के राजनीतिक दलों से बात ही नहीं कर रहे हो, आप किसी से राय नहीं ले रहे हो, आप केवल दंभ में हो, आप अहंकार में जी रहे हो। तो इससे क्या होगा? मनोज मिश्रा जी कह रहे थे, मनोज जी ने कहा कि हमने होम आइसोलेशन को कहा। अब होम आइसोलेशन अब आपने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए क्या अस्पतालों में आपने पूरी व्यवस्था कर रखी है? क्या अस्पतालों में वेंटिलेटर हैं? क्या अस्पतालों में सारे मरीजों की भर्ती हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। लोग परेशान हैं, ना उनको अस्पतालों में जगह मिल रही है, ना अस्पतालों में व्यवस्था है। अस्पतालों का निरीक्षण करा लीजिए ना। सोल्यूशन राजनेताओं के लिए छोड़ दीजिए। आप केवल मेडिकल सोल्यूशन बताएं, राजनीतिक सोल्यूशन ना बताएं। और आप प्रवक्ता की तरह, आपके प्रवक्ता अरे की भाई, तरह बात महामारी करें, नियंत्रक विभाग कहाँ है? उसका तो कहीं यूज ही नहीं देखा जा रहा। प्रवक्ता की आप हैसियत केवल मेडिकल सोल्यूशन बताएं। भाई, हम आप प्रवक्ता राजनीतिक हैं, solution मत हम बताएं। मिश्रा जी प्रवक्ता हैं, तो प्रवक्ता की हैसियत से ही बात करेंगे ना। नहीं, आप प्रवक्ता आपके हम होंगे। प्रवक्ता की हैसियत से ही आप- बात करेंगे। नहीं मनोज जी, आप अनिल दुबे को हैसियत ना बताएं। राष्ट्रीय लोक दल के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। नहीं बोले आप दुबे जी, बोले आप दुबे जी, बोले आप दबाव में मत आए, बोले आप। नहीं, आप ये बताइए कि अस्पतालों में आपने पर्याप्त जगह कर रखी है? अस्पतालों में क्या मरीज भर्ती हो रहे हैं? क्या मरीजों को सारी सुविधाएं मिल रही ऐसे हैं? मसरफ को लाया जाए भाई। ऑल राइट, आप 4 महीने ओके बाद दुबे बता रहे हो जी, कि आपका दुबे जी स्वास्थ्य थैंक यू। खराब था। दुबे जी, ये दुबे बात जी, पहले आप नहीं बता पाए। भाई अनिल जी प्लीज। ओके सर। ओके, ऐसे मसरफ साहब मुझे एक बात बताइए कि जो काम चाइना ने 2 महीने के भीतर कर दिया, मैं सबसे वही सवाल पूछ रहा हूँ, जी भारत क्यों नहीं कर पा रहा? जो काम ब्रिटेन ने 2.5 महीने के अंदर कर लिया, देखिए, भारत चाइना- क्यों नहीं कर पा चाइना रहा? को तो जो इन्होंने- यूरोप के दूसरे देशों ने कर लिया, बिल्कुल हम सही। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं, उसके पीछे वजह है। आप गौर करिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल इससे अपने आप को अलग कर लिया, स्टेट्स को कह दिया अपने अपने हिसाब से आप करिए। और जब इनसे बात करो किसी राष्ट्रीय आप जो है उससे, तो कहेंगे आप महाराष्ट्र का हवाला दे देंगे, आप इनकी सरकार में बात करेंगे, बिहार की बात कर देंगे। दिक्कत सबसे बड़ी हुई कि इन प्रधानमंत्री ने जो जो कहा लोगों ने किया। ताली पिटवाई आपने, अपने कहा बड़ी अच्छी बात, थाली बजवाई, थाली बजा दी, दिए जलवाए, दिए जला दिए। सवाल इस बात का है कि अहंकार, अभी एक लफ्ज आया था इसमें अहंकार का, ये घमंड की वजह। आप बताइए, महाभारत की तरह आप जंग जीत रहे तो कह रहे थे 18 दिन जो है भगवान श्री कृष्ण जीता, हमें 21 दिन दे दीजिए। यही एरोगेंस जो है भगवान श्री कृष्ण को खराब लग गया। क्या इतने बड़े तुम हो गए, मैं तो भगवान हूं, मुझे 18 दिन लग गए अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए। कोरोना इतनी बड़ी महामारी है, सिर्फ 3 दिन मुझसे ज्यादा मांग रहे हो। तो सवाल इस बात का है कि बीजेपी के ये जो सोच है, कहां से बात कहां लाके पट किया? मैं कहां से गलत बताऊं? बताइए, कहा था कि नहीं ठीक कहा बात है, था ठीक कि 21 दिन सिर्फ चाहिए I हमको? appreciate, और आज खामोश हो गए प्रधानमंत्री, कोई बयान नहीं आ रहा कोरोना के ऊपर। सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों से आप मीटिंग करते थे फोर्टनाइटली, कहां गई मीटिंग आपकी? वो कहां गया वो अरे, इंतजाम आपका? अशरफ आपने साहब, लोगों सुनिए तो को छोड़ दिया कि पूरे अपना देश मर के सको तो विपक्ष बचो, की मांग मर थी। सको तो अशरफ मरो। साहब, सुनिए तो मनोज सही। मिश्रा साहब ये की तो पूरे मजबूरी देश है, की ये मांग नाराज थी, आप पे हो पूरे रहे देश की हैं, मांग ये थी, नाराज आप पे हो रहे हैं, स्टेट क्यों रोज डिबेट कराते हो? जब ये केंद्रीकृत बहाना व्यवस्था हमारा ले रहे हैं, थी, नाराज आप पे हो रहे पूरा विपक्ष हैं। कह रहा इनका था कि सवाल प्रदेश ये है को कि हैंडल कोई करने सवाल नहीं दीजिए। पूछे। प्रदेश की सरकारों भाजपा को से हैंडल सवाल करने पूछने दीजिए। का मतलब आप- राजद्रोही हो गया, आप सवाल देशद्रोही हो पूछिए, गए। आपका स्वागत है। कैसे सवाल आप पूछ ये लिया तो आपने? सोचिए। ये बीजेपी की आप पॉलिसी ये तो है, सोचिए कि इनसे उसमें क्या सवाल नहीं स्थिति थी। पूछिए, इनको और जब आईना मत केंद्र दिखलाइए। की हैंडलिंग मैंने थी, कहा तो आप 1% भी कहते टेस्ट थे नहीं हुआ, कि अब इनको बुरा लग रहा है। विपक्ष के लोग किस बात की बात कर रहे हो आप? दुनिया के मुल्क 16%, 20%, 18% टेस्ट कर चुके। 4 महीने क्या कर रहे थे आप? देश की सरकारों कह रहे थे मैं बेड का इंतजाम को कर रहा हूं, लोगों को एडमिट होना पड़ रहा है आनंदी पार्क के अंदर। आनंदी पार्क को लोग पैसे दे रहे हैं, आपके पास जो है वार्ड तक नहीं, बेड तक नहीं है। 3-3 हजार रुपए वहां खर्च हो रहे हैं लखनऊ में। अरे बनारस में आप बच्चा सोचिए। एम्बुलेंस में मर गया। मतलब आप पैसे कुछ नहीं देके कर आप सकते, उनको आप भेज समझ रहे रहे हैं। हैं। अब आप कह रहे हैं होम नागरिकों को कुछ आइसोलेशन नहीं कर कहने दिया, का अधिकार है। आप घरों में भी मरने के लिए आप छोड़ कुछ देंगे, नहीं कर सकते, आप आपका- पूछेंगे भी आपका अधिकार है कि नहीं। आप दिल्ली कुछ का नहीं कर सकते। केजरीवाल मॉडल लेकिन आप जो ये- आप ओके, यहाँ डॉक्टर लाना तुलिका चाहते चंद्रा, हैं, ऑल राइट, ऑल उसको राइट। तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। भाइयों लेकिन बहनों, आपकी एक नीयत, सेकेंड, आपकी एक सोच सेकेंड, खराब है। शांत। डॉक्टर तुलिका चंद्रा, आने वाले समय में हमें क्या ऐसे एहतियात लेने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए ताकि हम इस संक्रमण को फैलने से रोकें? तुलिका जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। ऑडियो ठीक कराया जाए तो डॉक्टर चंद्रा का, मैं उनको वापस कनेक्ट करता हूं।
डॉक्टर चंद्रा का ऑडियो ठीक कराया जाए, तब तक मैं वापस कनेक्ट करता हूँ। ऑल राइट, मैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी की तरफ रुख करता हूँ। जब तक ऑडियो उनका ठीक करा के मैं वापस डॉक्टर चंद्रा के पास आऊँगा। डॉक्टर सैनी, संक्रमण रोकने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? मैं उससे पहले आपके उस क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा कि आपने सबने पूछा कि चाइना, वेस्ट जर्मनी, स्पेन, इन्होंने इतनी जल्दी कर लिया और हमने क्यों नहीं किया। ये मेरा एक देखा, आप भी देखिएगा, आंकड़े बताते हैं हेल्थ के ऊपर हमने कभी भी, लोगों की हेल्थ के ऊपर कभी भी हमने, कोई भी सरकारें आई हैं, ध्यान नहीं दिया। हमारा सिर्फ 1.5% ऑफ जीडीपी हेल्थ के लिए खर्च होता है। आप कहते हैं कि हमने इतने दिनों के अंदर हमने ये पीपीई किट बना दी, हमने हैंड सैनिटाइजर बना दिए। ये एक इंग्लिश में एक टर्म करते हैं हम यूज कि नी जर्क रिएक्शन। हमारे नी जर्क रिएक्शंस होते हैं कि हमारी प्लानिंग नहीं होती। यदि जर्मनी देखें तो वो 5%, उनकी हर चीज की प्लानिंग पहले से होती है। यदि यहां पर यदि ऐसी कोई विपदा आएगी तो हमने ये स्टेप्स लेने हैं, या हमारे नी जर्क रिएक्शन होते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? हमने पीपीई किट बनाई, क्या वो क्वालिटी की है? हमारे इतने जो हमारे हेल्थ वर्कर्स मर रहे हैं, आपने सोचा कि क्यों मर रहे हैं वो? क्योंकि उनके पास जो पीपी किट्स मिल रही हैं वो क्वालिटी की नहीं है। हमने हैंड सैनिटाइजर बनाए, आप क्वालिटी चेक करिए, क्या उनमें 70% अल्कोहल है? आप देखेंगे 50% जो मार्केट में मिल रहे हैं उनके अंदर अल्कोहल होगा ही नहीं। अल्कोहल होगा तो 70% नहीं होगा। आप छोटी सी बात, सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसा सोल्यूशन आपको आसानी से नहीं मिल सकता। ये हमारे सिर्फ नी जर्क रिएक्शन होते हैं क्योंकि हम हेल्थ की तरफ, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो नेशनल हो, कोई ध्यान नहीं देता। 1.5% लेके हम कहते हैं कि क्या हम ये जो पेंडेमिक जिसमें है 14 लाख, जिसमें हमारे व्यक्ति जो हमारे देश के नागरिक हैं वो पीड़ित है, 22,000 से लोग ज्यादा मर गए। क्यों? क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया हेल्थ की तरफ। यदि हमें ध्यान देना है, अभी भी मैं कहूंगा, आपने कहा होम क्वारंटीन, आप ब्रिजेश जी आपकी बधाई देता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया तो सरकार ने कर लिया। क्या होम क्वारंटीन में क्या फैसिलिटीज लोगों को मिलनी चाहिए? क्या उनकी जागरूकता होनी चाहिए? क्या हमने इसकी तरफ ध्यान दिया? क्या उनको हमने ये जागरूकता देने की कोशिश की भी? किस वक्त आपको हॉस्पिटल में जाना है कि आपने पल्स ऑक्सीमीटर दिए? दिल्ली का उदाहरण आप दे लीजिए, आपके सामने कहीं ना कहीं तो सीखना होगा ना, लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं है। ऑलराइट, डॉक्टर चंद्रा आपका ऑडियो कनेक्ट हो गया फिर से वापस। डॉक्टर चंद्रा, संक्रमण को फैलने से रोकने के हमें क्या उपाय करने चाहिए? टुगेदर। ऑलराइट, डॉक्टर चंद्रा गो अहेड। संक्रमण को रोकने के लिए, जी आवाज आ रही है हमारी? यस, परफेक्ट। संक्रमण को रोकने के लिए हमें एंटीजन टेस्टिंग बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमें चिन्हित करना पड़ेगा कि कौन कौन लोग संक्रमित हैं। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड प्रदेश है, उसमें नंबर ऑफ टेस्ट से ज्यादा पर मिलियन हम कितना टेस्ट कर रहे हैं, इसके आंकड़े बढ़ाने होंगे, जो आज की तारीख में भी बहुत कम है। इसके साथ साथ होम आइसोलेशन, सारे हॉस्पिटल्स ओवरलोड हो गए, जो हम कहते हैं अभी तो पैंडेमिक की शुरुआती है, अभी तो और आगे आना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो लक्षण वाले लोग हैं उनको ही करें, और जो बिना लक्षण वाले होंगे जैसे होम आइसोलेशन को और बढ़ावा दें, उनको समझाएं कि इसी से ही आपका बचाव है। क्योंकि हर आदमी ज़रूरी है, अपनी देन में एम्बुलेंसेज नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि नंबर एकदम से बढ़ रहा है, टेस्टिंग कम है, लेकिन टेस्टिंग बढ़ेंगे तो उसके साथ सुविधाएं भी बढ़नी है। Correct. जो शायद आज की तारीख में इतनी नहीं हो पा रही हैं। 0.20 जरूरी है कि हमें प्राइवेट को बहुत भी बहुत जोड़ें, शुक्रिया प्राइवेट आपने सेक्टर को भी, गवर्नमेंट 0.20 सेक्टर को भी, सबको जोड़ें। 60%। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आपने अपने मूल्यवान सुझाव और परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। तो बहनों भाइयों, वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। आप कृपया बहुत 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 आवश्यक हो तभी घरों से निकलें, मास्क पहने, और N95 में वाल्व वाला मास्क बिल्कुल मत पहने, वो संक्रमण को बाहर भेज रहा है। आप बिना वाल्व वाला N95 मास्क इस्तेमाल करें। सर्जिकल सामान्य मास्क कोरोना में उपयोगी नहीं है, उसको पहनना भी बेकार है, लिहाजा कोशिश करें कि आप N95 मास्क ही पहने। हाथ धुलते रहें साबुन से या सैनिटाइजर से, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।